ये रुक करते हैं हमारी सहयोगी शुभांगी का, जो हमें बताएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है। जगदलपुर में हुई छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई और विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के अलावा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस बैठक में राजीव गांधी युवा मितान क्लब के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि युवा कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। आज छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की जो सरकार बनी है, इसमें युवा कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 10 विधायकों ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं। ये विधायक अपने साथ 46 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र भी ले गए हैं। इस नई कवायद से कांग्रेस की राजनीति में बेचैनी बढ़ी हुई है। दावा गुलाब कमरो, विनोद चंद्राकर और पारसनाथ राजवाड़े का भी किया जा रहा था। गुलाब कमरो ने रायपुर में होने की बात कही है। विनोद चंद्राकर ने कहा वे वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर गए थे और लौट रहे हैं। पारसनाथ राजवाड़े ने बताया कि उनकी मां के इलाज के सिलसिले में वे दिल्ली एम्स में आए हुए हैं। उनका विधायकों के किसी गुट से कोई संबंध नहीं है। सरगुजा के मैनपाट स्थित जामझरिया प्राथमिक स्कूल में एक दौर ऐसा था जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, लेकिन इस स्कूल की हालत यहाँ के शिक्षकों ने मिलकर बदल डाली। शिक्षक अरविंद गुप्ता ने बताया, जब उनकी नियुक्ति पहाड़ की तराई पर बसे गांव जामझरिया में हुई तो कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए पदभार ग्रहण किए। तब स्कूल में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर थी। ज्वाइन करने के अगले ही दिन वे सुबह गांव में बच्चों के पालकों से मिलने पहुंचे, जो अति पिछड़ी जनजाति मांझी मंझवार लोग हैं, जो मेहनती तो हैं पर शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। अरविंद रोज पालकों से मिलते और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाते और बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने प्रेरित करते। यह कार्य निरंतर जारी रहा जब तक कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में 100% नहीं हो गई। उन्होंने बच्चों को उपहार देना शुरू किया। जो बच्चा पूरे सप्ताह स्कूल आता उन्हें उपहार देते। धीरे धीरे बच्चों की उपस्थिति बढ़ती गई। बच्चों को उपहार स्वरूप खिलौने, कपड़े, जूते, मिठाइयाँ, बैट बॉल, चॉकलेट और अन्य सामग्री भी दिया करते थे। प्रदेश में कोरोना के 30 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें रायपुर का एक मरीज भी शामिल है। इस दौरान एक मौत भी हो चुकी है। इस बीच सुकमा में स्कूली बच्चों में संक्रमण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर स्कूलों में सावधानी रखने का निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल सितंबर में पिछले 2 हफ्ते में 2 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राजधानी में मंगलवार को कोरोना के आधा दर्जन केस मिलने के बाद दूसरे दिन संबंधित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जाँच के लिए सैंपल लिए गए। त्योहार के बाद कोरोना जांच बढ़ाने के लिए सभी जिलों को कहा गया है। हालांकि अभी 30,000 के टारगेट पर जांच नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने शासन और एजेंसी को ये भी आदेश दिया है कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख और कार्य पूर्ण होने की तारीख और जिस सड़क का टेंडर ही जारी न हुआ हो उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर यह संज्ञान लिया है। राजधानी में स्मार्ट सिटी 6 सड़कों को स्मार्ट रोड में बदलने की एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है, लेकिन करीब 10 माह पहले बनाई गई ऑक्सीजोन को राजा तालाब से जोड़ने वाली शहर की पहली स्मार्ट सड़क बदहाल हो गई है। करीब 1 करोड़ 20 लाख खर्च कर 600 मीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी स्मार्ट सड़क को कोरोना काल में बनाया गया था। शहर में स्मार्ट सिटी के ये उन चुने हुए कामों में था जिसमें कोविड और लॉकडाउन के दौरान भी काम नहीं रुका। लॉकडाउन और स्थिति सामान्य होने के बाद स्मार्ट सिटी ने 24 नवंबर 2020 को सबसे पहले इसी काम का लोकार्पण किया था। स्मार्ट सिटी ने जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था उस वक्त इसमें जो कंपोनेंट गिनवाए थे उनमें से एक भी काम यहाँ नहीं हो पाया था। प्रदेश में सियासत के बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश का कप्तान बदला जाएगा या नहीं और मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या नहीं, इसका फैसला पार्टी आलाकमान लेते हैं। आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने विधायक बृहस्पत सिंह के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बृहस्पत सिंह सरकार के प्रवक्ता नहीं है, जो वो कह देंगे और हो जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि संगठन सब कुछ देख और सुन रहा है कि कौन क्या कह रहा है।
दरअसल पीसीसी चीफ ने यह प्रतिक्रिया उस प्रश्न के उत्तर में दी जिसमें उनसे पूछा गया था कि पूर्व में बृहस्पति सिंह ने दावा किया था कि जल्द फेरबदल हो सकता है, 3-4 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वहीं मरकाम ने कहा कि दिल्ली जाने पर रोक नहीं है, विधायक अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं। इस शारदीय नवरात्र भी बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में स्थित आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर का पट भक्तों के लिए बंद रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया है। 2 साल में यह चौथा नवरात्र होगा, जबकि आराध्य देवी की दर्शन करने भक्त मंदिर नहीं जा पाएंगे। इससे पहले 2 चैत्र और एक शारदीय नवरात्र में भी मंदिर का पट बंद रहा था। मंदिर समिति ने बताया कि इस साल 4100 ज्योति ही जलेंगी, जबकि हर साल 12,000 से ज्यादा ज्योति जलती थी। मंदिर के प्रमुख पुजारी हरेंद्र नाथ ने बताया कि नवरात्र के दिनों में केवल मंदिर के पुजारी और सेवादारी माता की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार पद यात्रा नहीं होगी। सभी भक्त जनों श्रद्धालुओं को घर बैठे ही दंतेश्वरी माई का दर्शन, माता की आरती, ज्योति कलश का लाइव दर्शन कराएंगे। जिला मुख्यालय में स्थित जयस्तंभ चौक में भी प्रोजेक्टर लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव दर्शन कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने के बाद जल्द ही आश्रम और हॉस्टल भी पूरी तरह खोल दिए जाएंगे। आदिवासी विकास विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने छात्रावास और आश्रमों को खोलने से पहले उनकी मरम्मत और साफ सफाई का निर्देश जारी किया है। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से यह आवासीय शिक्षण संस्थान पिछले साल से ही बंद पड़े हैं। आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने बताया, छात्रावास और आश्रमों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस्तर क्षेत्र में यह सबसे पहले शुरू हुई है। जल्द ही पूरे प्रदेश में इन संस्थानों को खोल दिया जाएगा। इधर आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डीडी सिंह ने सभी कलेक्टरों को आश्रम छात्रावास खोलने से पहले जरूरी मरम्मत और साफ सफाई का काम कराने का निर्देश जारी कर दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना काल में जिन आश्रम और छात्रावासों को कोविड केयर सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उनको सैनिटाइज कराया जाए। कोरोना के केस सभी जगह कम हुए हैं, लेकिन बिलासपुर एक्टिव मरीजों के मामले में छत्तीसगढ़ में अव्वल है। रायपुर, दुर्ग और रायगढ़, राजनांदगांव से भी ज्यादा संक्रमण बिलासपुर जिले में मिले हैं। वर्तमान में 43 मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। 5 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। अन्य सभी का घर पर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव केस के मामले में रायपुर राज्य के 28 जिलों में दूसरे नंबर पर है। राजधानी में 26 एक्टिव केस हैं। तीसरे नंबर पर जांजगीर और चौथे नंबर पर कोरबा है। दोनों जिलों में 23 एक्टिव मरीज हैं। राहत की बात है कि राज्य के 10 जिलों से तो ऐसे हैं जहां एक्टिव केस की संख्या 5 से भी कम है। देश में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में देश के 150 विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। ऐसे में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है। यह बात राजभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कही। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, स्वास्थ्य और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे। उन्होंने राज्य में शिक्षा के स्तर को देख चिंता जताते हुए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एकजुट होकर विशेष प्रयास करने की बात कही। उइके ने आगे कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी महाविद्यालयों का नैक के जरिए मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, पर इसका खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। कानन पेंडारी जू प्रबंधन इसकी अनदेखी कर रहा है। यही वजह है कि अब मुख्य द्वार पर न तो पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और न बिना मास्क के पर्यटकों को टोका जा रहा है। टिकट काउंटर के बाहर भी 2 गज दूरी का पालन नहीं हो रहा है। संक्रमण का खतरा सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा है। यही वजह है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करने अब भी कहा जाता है। शुरुआत में तो जू प्रबंधन ने इन नियमों का बेहतर ढंग से पालन किया। इतनी सख्ती बढ़ती जा रही थी कि 10 साल से नीचे और 65 साल से अधिक आयु के पर्यटकों के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई। कई महीने तक यह व्यवस्था चलती रही। इसके बाद दूसरी लहर आते ही जू को भी बंद कर दिया गया। जब खुला तो उम्र की पाबंदी ही हटा दी गई। सभी उम्र के पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा था। IRCTC में संविदा पर रखे गए 9 और कर्मचारियों का 20 अक्टूबर को कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मुख्यालय से इन सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी हो चुका है। हालांकि इनकी जगह पर फिर से कर्मियों को रखे जाएंगे या फिर विभाग के ही स्थायी कर्मचारियों की पोस्टिंग होगी। अभी से लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों की कमी से IRCTC का कामकाज प्रभावित होगा।
बिलासपुर जिले के श्रीवास समाज प्रमुखों ने समाज के लोगों से कोविड-19 का जल्द से जल्द टीकाकरण कराने की अपील की है। जिन्होंने टीके की एक डोज लगवा ली है, वे समय पर दूसरी डोज भी लगवाएं। कोविड-19 की वैक्सीन के संबंध में इंटरनेट मीडिया में फैली भ्रांतियों से दूर रहने और केंद्रों में पहुंचकर वैक्सीनेशन कराने को कहा गया है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए श्रीवास समाज के लोगों को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल ने जिले में संचालित कोविड-19 टीकाकरण गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए कोविड टीकाकरण के लिए व्याप्त भ्रांतियों के संबंध में समाज प्रमुखों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कोविड टीके की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रतिदिन कोविड टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री टीसी रवि एक दिवसीय प्रवास पर बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। संभागीय भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिले के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद जिला भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। दोनों ही बैठकों में उनका पूरा जोर संगठन को मजबूत बनाने को लेकर रहा। पदाधिकारियों से साफ कहा गया कि हमारा संगठन जितना मजबूत होगा और विशाल होगा, उतना ही हम प्रभावी भूमिका निभाएंगे। कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों की बात को गंभीरता के साथ रख सकेंगे और उनकी मंशा को पूरा भी कर सकेंगे। भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। भाजपा में कार्यकर्ताओं का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज के कार्यकर्ता ही कल के नेता है। यह परंपरा शुरुआत से ही चली आ रही है। बूथ से लेकर जिला और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं का सम्मान बना हुआ है। कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा का विस्तार होगा। मौसम आधारित खेती पर आश्रित सरगुजा संभाग के किसानों को सटीक जानकारी उन्हें खेती में होने वाले नुकसान से बचाता है। इसे हम यूँ कहें कि मौसम का पूर्वानुमान पहले से लोगों को पता चल जाए तो नुकसान की संभावना कम हो जाती है। किसानों को मौसम के उतार चढ़ाव से अपडेट रखने मौसम विज्ञान केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है। जल्द ही सूरजपुर और बलरामपुर में स्वचालित मौसम वेधशाला स्थापित किए जाएंगे ताकि उस इलाके के किसान भी मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सके। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों जगहों पर वैज्ञानिकों की टीम जगह चिन्हांकन करने में जुटी है। यहाँ स्वचालित मौसम वेधशाला स्थापित होने से हर घंटे मौसम में होने वाले बदलाव के साथ हवा की गति, वर्षा, वायु दाब की नवीन जानकारी मौसम विभाग को मिलने लगेगी। कृषि, जल संसाधन सहित आधा दर्जन विभागों के मंत्री रविंद्र चौबे की बैठक में गांव, गरीब और किसानों का मुद्दा छाया रहा। 2.5 घंटे की बैठक में उनका पूरा जोर इन्हीं 3 मुद्दों के आसपास रहा। किसानों को सुविधाओं देने में उदारता बरतने की हिदायत कृषि विभाग के अफसरों को दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर तकरीबन 1 घंटे तक अफसरों से सीधी चर्चा करते रहे। मंत्री चौबे एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे थे। मंथन सभा कक्ष में आधा दर्जन विभागों के अफसरों की जमकर क्लास ली गई। संभागीय बैठक में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले के अफसरों का जमावड़ा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राज्य शासन द्वारा एक और योजना का संचालन जल्द किया जाना है। इसके लिए अभी हितग्राहियों से आवेदन जमा कराने का काम किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल द्वारा मैग्नेटो और अंबुजा मॉल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 300 से अधिक हृदय रोगियों की जांच कर स्वास्थ्य परामर्श दिए गए। प्रबंधन ने बताया कि मैग्नेटो मॉल में लगभग 100 लोगों के हृदय रोग की जांच की गई। अंबुजा मॉल में लगभग 150 लोगों ने शिविर का लाभ लिया। शिविर में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अली खान, डॉक्टर शैलेश शर्मा, डॉक्टर प्रणय, डॉक्टर जावेद परवेज, डॉक्टर संजय दुबे, कार्डियक सर्जन डॉक्टर विनोद आहूजा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत ठाकुर, डॉक्टर संजय दुबे शामिल थे। चिकित्सकों ने बताया कि वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष दोनों में हृदय रोग और पोस्ट कोविड हृदयघात की समस्या भी बढ़ी है। इधर स्वास्थ्य जांच के दौरान लोगों ने आयोजन के लिए रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की पूरी टीम का आभार जताया। आयकर नियमों में बहुत से बदलाव किए गए हैं। इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर नियमों की माने तो आपको आपके आय का स्रोत मालूम होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप शादी, पार्टी या कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इसमें अपनी इच्छा अनुसार खर्च भी करते हैं, लेकिन अब आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि आपके पास आय के स्रोत की पूरी जानकारी हो। साथ ही शादी पार्टी का पूरा खर्च आप अपने रिटर्न फाइल में भी दिखाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं और आयकर के घेरे में आ जाते हैं
तो आपको 77.25% टैक्स देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के लिए बनी सामाजिक संगठनों की पहली बैठक में पूर्ण शराबबंदी को लेकर सुझाव आए हैं। नवा रायपुर के वाणिज्यिक कर भवन में आयोजित बैठक में सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर जन चेतना अभियान और नशाबंदी अभियान चलाया जाए। सभी सामाजिक प्रतिनिधियों ने पूर्ण शराबबंदी पर सहमति जताई और कहा कि शराबबंदी एकाएक लागू नहीं की जानी चाहिए। समाज प्रमुखों ने कहा कि चुनिंदा स्थानों पर शराब दुकानें हो और शराब विक्रय की समय सीमा में कटौती की जाए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बयान पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने करारा प्रहार किया है। सिब्बल ने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है किसी को नहीं पता। सिंहदेव ने कहा कि कपिल सिब्बल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि उनको पता नहीं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है। उनके कामकाज में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मजबूती से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देश भर में कांग्रेस संगठन में सभी नियुक्तियां सोनिया गांधी के हस्ताक्षर से हो रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि अगर व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रतिपूर्ति होगी तभी हम किसी पार्टी में रहेंगे, तो यह सिलसिला आजीवन चलेगा। जिसको जो नहीं मिलेगा वह दूसरी पार्टी का दरवाजा खोलेगा। ऐसे लोग जितनी जल्दी छट जाएं उतना अच्छा है। कांग्रेस की विचारधारा से शुद्ध रूप से जुड़े हुए लोग, जिनके लिए स्वार्थ सर्वोपरि नहीं है, उनका कमिटमेंट सर्वोपरि है, वे सभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रदेश में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर यातायात पुलिस की ओर से मौके पर ही लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से ऐप बनाई जा रही है। ये बातें एसपी दीपक झा ने ड्राइविंग लाइसेंस के समापन अवसर पर कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी दीपक झा ने कहा कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर किए जाने वाले जुर्माने से कम राशि में लाइसेंस बन सकता है। प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण लोग लाइसेंस नहीं बनवाते। इसके लिए यातायात पुलिस परिवहन विभाग की ओर से शिविर लगाया गया। इसमें दोनों विभाग की ओर से सकारात्मक पहल की गई। एसपी यातायात रोहित बघेल ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन प्रदूषण और वाहन बीमा के लिए 22 सितंबर से पुराना बस स्टैंड और नेहरू चौक में शिविर लगाया गया। नवरात्र पर्व आते ही बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं। ऐसे में फलों की बिक्री बढ़ जाती है। वहीं इस बार पर्व के दौरान मानक स्तर का फल उपलब्ध कराने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की फल दुकानदारों पर पैनी नजर रहेगी। यदि जांच में फल अमानक और सड़े गले मिले तो तत्काल दुकानदार के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जो मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के नाम पर विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों का सैंपल लेते हैं, वहीं इस बार इन अधिकारियों की नजर फल बाजार में भी रहेगी, क्योंकि नवरात्र के साथ ही व्रत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में फलों की मांग भी बढ़ने लग जाएगी। ऐसे में सड़े गले फल बेचे जाने की आशंका भी रहेगी। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने पर्व के दौरान फल दुकानों की भी जांच करने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को सही फल मिल सके। जांच के दौरान यदि फल खराब मिलते हैं तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने खाद्य सामग्रियों के साथ फलों की जांच करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। राजधानी रायपुर में त्योहारी सीजन के पूर्व उठाई गिरी लूट और ठग गैंग के सक्रिय होने की आशंका के चलते पुलिस ने शहर के बैंकों की सुरक्षा का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिले के 33 थानों के 284 बैंकों में आकस्मिक सिक्योरिटी ऑडिट किया गया। ज्यादातर बैंकों में सुरक्षा मापदंडों में खामियां देखने को मिली। बैंकों को पुलिस ने सुरक्षा मापदंड को पूरे करने के निर्देश दिए हैं। एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में जिले में कार्यरत समस्त बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उक्त अभियान के तहत समस्त थाना प्रभारी और अधिकारी गणों द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर अपने अपने थाना क्षेत्र में संचालित बैंक करेंसी चेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था का बैंकों में जाकर अवलोकन किया गया। सुरक्षा ऑडिट अभियान के तहत बैंकों के अलार्म सिस्टम, निगरानी सिस्टम, बैंक परिसर, बैंक भवन और बैंक के आसपास के स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल परिसर में 10 पोर्टेबल वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 40 बेड की सुरक्षा रहेगी। इस वार्ड का उपयोग तब किया जाएगा जब संभागीय कोविड अस्पताल के सभी बिस्तर मरीज से भर जाएंगे। संभागीय कोविड अस्पताल में कोरोना मरीज के लिए 200 बेड की सुविधा है। इनमें 40 बेड बच्चों के लिए बनाए गए हैं। हालांकि अभी सभी बेड खाली हैं। इसके बाद भी तीसरी लहर की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए शासन स्तर पर अस्पताल परिसर में 10 पोर्टेबल वार्ड बनाए गए हैं। इनमें वार्ड की खासियत यह है कि इसे जरूरत के हिसाब परिसर में कहीं भी रखा जा सकेगा। हर वार्ड में 4 बेड रहेंगे और सभी बेड में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा रहेगी।
जिला अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अभी से इन वार्डों को तैयार करके रखा गया है। जैसे ही तीसरी लहर के दौरान स्थिति बिगड़ेगी, वैसे ही मरीजों को भर्ती करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगली खबर कोंडागांव से है, जहां जिले में संचालित आशा एक उम्मीद की किरण संस्थान घरेलू महिलाओं के जीवन को रोशन कर रही है। जिनकी सीमाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित थी, वे महिलाएं जो घर दहलीज को पार कर कुछ नया करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अब चाहकर भी उनके लिए अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। अब यही संस्था इन महिलाओं को सिलाई कार्य में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। संस्था का उद्देश्य न केवल इनको प्रशिक्षित करना है, बल्कि उन्हें अपने स्तर पर लघु उद्यम स्थापित करने में भी मदद करना है। परियोजना से जुड़ी प्रशिक्षक वेदिका पांडे ने इस संबंध में बताया कि वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में 150 महिलाएं जुड़ी हुई है। इनमें जिला मुख्यालय के अलावा आसपास के गांव की महिलाएं भी पूरे उत्साह से अपने इस नए कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के कारण पिछले 3 दिनों से बस्तर में अस्त व्यस्त रही रेल यात्रा सेवा बुधवार को पटरी पर लौट आई है। भुवनेश्वर जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस, राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम किरंदुल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन निर्धारित समय पर आकर गंतव्य के लिए रवाना हुई। यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होने पर बुधवार को इन ट्रेनों में यहां से 200 से अधिक यात्री सफर पर रवाना हुए। विदित हो कि वर्तमान में यहां 3 यात्री ट्रेनें संचालित हो रही है। 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम किरंदुल स्पेशल नाइट एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू होने जा रहा है। यह गाड़ी सप्ताह में अभी 2 दिन चलाई जाएगी। शासन की योजना का लाभ लेकर गुंडरदेही विकास खंड के ग्राम परसतराई का कृषक चंद्रहास देवांगन अच्छी आमदनी अर्जित कर रहा है। कृषक ने अपनी आमदनी का जरिया मत्स्य पालन को बनाया, जिससे वह लगभग 8 लाख रुपए वार्षिक आमदनी प्राप्त कर रहा है। मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषक द्वारा वर्ष 2018 और 19 में 3.18 हेक्टेयर भूमि 10 वर्ष हेतु लीज पर लेकर मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर में तालाब निर्माण करवाया गया, जिसके लिए उन्हें मत्स्य पालन विभाग द्वारा 4,80,000 रुपए अनुदान प्रदान किया गया। तत्पश्चात कृषक ने उक्त तालाब में मत्स्य पालन शुरू किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कृषक द्वारा तालाब में मत्स्य पालन और बीज उत्पादन किया जा रहा है। इससे वह लगभग 8 लाख रुपए वार्षिक आमदनी अर्जित कर लेता है। मत्स्य पालन से होने वाली आमदनी से कृषक और उसका परिवार काफी खुश है। प्रदेश के उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि बालोद जिले की चहुमुखी विकास के लिए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करे। प्रभारी मंत्री पटेल संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और योजनाओं के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा, जिला पंचायत की अध्यक्ष सोना देवी देशलहरा, कलेक्टर जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 30 सितंबर को इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर द्वारा बाघ संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उक्त रैली इंद्रावती टाइगर रिजर्व कार्यालय से कलेक्टोरेट तक निकाली गई, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। कवर्धा में वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं उनके बचाव के लिए कवर्धा वन मंडल अधिकारी दिलराज प्रभाकर के मार्गदर्शन में जिले के वनांचल क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रभाकर ने मीडिया एडवाइजरी जारी कर वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उनके बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय की जानकारी दी है। कवर्धा वन मंडल ने इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं। ग्राम पंचायत समेली में आयोजित सुविधा शिविर में 6 ग्राम पंचायत के ग्रामीण बिना किसी भय के प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसमें कामाराम, कोंडा सांवली, गुमोड़ी, तारलागुंडा, मिल मपल्ली और ताड़मेटला में निवासरत हर उम्र के महिला पुरुष शामिल हैं। तो वहीं शिशुवती माताएं भी अपने आंख के तारों को साथ लेकर आ रही हैं। प्रशासन केवल इन ग्रामीणों को आधार कार्ड,
स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिविर में आने वाले बच्चों को भी पौष्टिक आहार प्रदान कर कुपोषण को मात देने के लिए प्रयास कर रहा है। समेली में आयोजित सुविधा शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत बच्चों को रेडी टू ईट प्रदान करने के साथ उनका वजन, शारीरिक कद का माप लिया गया। अब किसानों को एक बार पोर्टल में पंजीयन कराने के बाद शासन की कई योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के विकसित होने से किसानों को अलग अलग योजनाओं के लिए पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एकीकृत किसान पोर्टल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान एवं मक्का उपार्जन, कोदो कुटकी एवं रागी उपार्जन योजना को सम्मिलित किया